हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। स्वागत है माय यूट्यूब चैनल ऋषि ब्रदर्स क्लासेस। इंटर फिजिक्स लेक्चर नंबर 2 है बेटा। आज लेक्चर नंबर 2 पर क्या पढ़ना है? कल आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा, क्या आपको समझ में आया? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद आज पढ़ना क्या क्या है? कल हमने बेटा डिस्कस किया प्रकृति पर पाए जाने वाले पदार्थों में, वो भी कुछ पदार्थों में एक दूसरे के आपस में क्या करने पर बेटा, रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता था। किन किन पदार्थों में या किन किन वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता था, ये डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में। इसके बाद आवेशों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको बोलते थे विद्युतिकी। विद्युतिकी की भी शाखा हम पढ़ चुके हैं। विद्युतिकी की कितनी शाखा थी बेटा? 2 शाखा थी। एक का नाम था बेटा स्थिर विद्युतिकी, एक का नाम था बेटा गतिक विद्युतिकी। ये कल हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं। स्थिर विद्युतिकी में क्या था? आप स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसके बाद गतिक विद्युतिकी में आवेशों की गति के विषय में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपको ये भी जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि आवेशों के विषय में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था विलियम गिलबर्ट। दूसरा उनका नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या नाम था बेटा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश कितने प्रकार के? आपने 2 प्रकार के पढ़े। एक पढ़ा था आपने धनावेश, एक पढ़ा बेटा आपने ऋणावेश। ये सारा का सारा डिटेल कल आपका हो चुका है इससे पहले वीडियो में। आज हम क्या पढ़ना है हमें बेटा, जरा ध्यान दें। एक नई ऊर्जा के साथ इस चैप्टर्स का बेटा क्या है? चैप्टर्स आपका जो अध्याय है एंटर फिजिक्स। इंटर फिजिक्स अध्याय आपका तो 1 ही रहना बेटा। अध्याय आपका 1 नाम क्या था? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। लेक्चर नंबर क्या है बेटा? ये दूसरा है आपका, लेक्चर नंबर 2। क्या क्या पढ़ा है आपने? आज क्या क्या पढ़ना है? बहुत ही स्लो मोशंस के साथ आज समझेंगे तथा फेयर को भी साथ साथ बेटा कंप्लीट करते चलेंगे। कैसे? सबसे पहले आज आपकी हेडिंग आना है आवेश के विषय में। आप फुल जानकारी आप प्रीवियस वीडियो में आप सीख चुके हैं। इसके बाद सबसे पहले हेडिंग आना है आपका विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। सबसे पहले हेडिंग कौन सी रहेगी बेटा? विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, बाई चित्र समझेंगे। थ्योरिकल कॉन्सेप्ट क्या है समझें। पहले हेडिंग लगाएं आप, क्या कहेंगे आप? विद्युत आवेश का कैसा सिद्धांत बेटा? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या है? पहला जरा ध्यान दें। विद्युत आवेश का या विद्युत आवेश पर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझे जरा। आप भली भांति जानते हैं कि संसार में, इस प्रकृति में या संसार में प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो भी पदार्थ पाए जाते हैं बेटा इस प्रकृति में, वह पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। बायचित्र समझेंगे थोड़ा सा, ताकि ये जो कहानी है बेटा सिद्धांत आप आसानी से समझ जाएं। ये जो है सिद्धांत केमिस्ट्री का टच वाला सिद्धांत है। शायद और शायद आप गिरा में या कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हो। देखते हैं पहला का परमाणु। हमने कोई एक चित्र बनाया इस तरीके से परमाणु के लिए। एक कक्षा इस परमाणु की,
इसके बाद इसकी दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा रहेगी। अब आपको क्या करना है, ये बेटा कक्षाएं हैं, कक्षाओं में ये क्या रहना है इसका बेटा, केंद्र रहना, नाभिक रहेगा, इसको बोलेंगे नाभिक। नाभिक अर्थात पहली कक्षा में क्या क्या रहेंगे, पहली कक्षा में आपके प्रोटॉन रहेंगे बेटा और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा रहेगा बेटा, धनावेशित रहेगा, धनावेशित, अर्थ समझना है पहले। न्यूट्रॉन कैसा होता है बेटा, उदासीन। और इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे बेटा, इसके बाहरी कक्षाओं में क्या करते रहते हैं बेटा, चक्कर लगाते हैं। ये बेटा क्या रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। आवेश कैसा रहेगा बेटा, ऋणावेश, ऋणावेश पाया जाता है। अब डिस्कस करते हैं बेटा विद्युत आवेश का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है क्या कहता है। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, विद्युत आवेश का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे बना है बेटा, जो भी पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना बेटा, परमाणुओं से। आप नाम लिख सकते हैं, परमाणुओं। प्रत्येक पदार्थ बेटा किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से बना होता है। परमाणु में क्या क्या होता है, तथा प्रत्येक परमाणु का जो समस्त भार होता है, प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रक में समाहित होता है। कहां पर समाहित होता है, केंद्रक। इसको केंद्रक कहेंगे बेटा, केंद्रिका जिसको बोलते हैं, केंद्रिका। ये केंद्रक में समाहित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो चीजें आपको मिलेंगी, कौन कौन सी, आपको एक तो प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या होते हैं बेटा, उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन तो कैसा होता है बेटा, धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। ये आपको जानकारी इकट्ठा करना। इसके बाद इसी परमाणु की बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसकी बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जो कैसा होता है बेटा, ऋणावेशित होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी, नहीं आई पुनः जरा ध्यान दें। क्या करना है, आप सभी जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं प्रकृति में, जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जरा समझे, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा शब्द बाई शब्द समझे। प्रकृति में आप पाए जाएंगे बेटा पहले पदार्थ, पदार्थ किससे मिलकर बने हैं, परमाणुओं से। कन्फर्म, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणुओं का जो समस्त भार होता है, प्रत्येक परमाणु का कौन सा भार, समस्त भार, भार रहेगा। कहाँ पाया जाता है, उसके केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है, उसके केंद्रक में। कहाँ पाया जाएगा भाई, केंद्रक में पाया जाता है। समस्त भार उसके केंद्रक में रहेगा। यदि केंद्रक में रहेगा तो जैसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसका नाम नाभिक होता है। नाभिक में दो चीजें पाई जाती हैं। नाभिक भी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक जो होता है बेटा किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। आप सभी जानते हैं प्रोटॉन तो धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। तथा इसी परमाणु के किसी भी परमाणु या इसी परमाणु कह सकते हैं, तथा किसी भी परमाणु के की बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं या काटते रहते हैं, जो कैसा होता है बेटा, ऋण आवेशित होता है। ये अभी ये सारी की सारी जानकारी आप पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं। अब मुख्यता बात हमें सीखना क्या है, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन, यदि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से क्या करते हैं भाई, बाहर निकल जाते हैं। क्या निकलते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो बेटा वह परमाणु कैसा हो जाता है, धनावेशित। तथा जो इन इलेक्ट्रॉनों को बेटा ग्रहण करता है परमाणु, वह परमाणु कैसा हो जाता है, आपका ऋणावेशित हो जाता है। यही है बेटा विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जिसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा वह परमाणु हो जाता है धनावेशित, तथा जिस परमाणु ने इलेक्ट्रॉनों को बेटा क्या किया, ग्रहण किया, वह परमाणु हो जाता है आपका ऋणावेशित।
अर्थात विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहता है कि भाई जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा वो हो जाएगा ऋणावेशित, तथा जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा वह हो जाता है बेटा धनावेशित। डिटेल कैसे निकलती है भाई चित्र आपको समझ में आया होगा। अब जरा थोड़ा सा थ्योरी आपको लिखकर हम बता रहे हैं, समझे। इसके बाद आपको चित्र भी बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रत्येक पदार्थ इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है बेटा? प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कन्फर्म है, बना होता है। अब तथा प्रत्येक परमाणु का जो समस्त भार होता है, तथा प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रक में समाहित होता है। क्या होता है बेटा? समाहित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम नाभिक कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब जैसे हम नाभिक कहते हैं बेटा, नाभिक में बेटा क्या होते हैं? नाभिक में बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक भी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। आप लिखेंगे नाभिक भी, क्या लिखेंगे? नाभिक भी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन से मिलकर क्या होता है बेटा? बना होता है। कन्फर्म। इसके बाद आप क्या कहने वाले हैं? आप जानते हैं कि जो नाभिक है या नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन तो धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, बना होता है। नाभिक भी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रोटॉन तो धनावेशित होता है, जिसमें आप कहेंगे जिसमें प्रोटॉन तो धनावेशित धनावेशित भाई रहेगा, तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। कन्फर्म। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बाहरी कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर काटता है, जो कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन
जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षाओं, किसमें बेटा, बाहरी कक्षाओं में क्या करता रहता है, कक्षाओं में चक्कर काटता है, ये चक्कर लगाता है जो ऋणावेशित होता है। जो कैसा होता है, आप क्या लिखेंगे, वेशित होता है, कन्फर्म। पैराग्राफ आप चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे आप, ये आप कहानी आप जान चुके हैं कि कोई भी पदार्थ प्रकृति में जो पाया जाता है वो किससे मिलकर बना है। पहला काम, परमाणुओं से। परमाणुओं का जो समस्त भार होता है उसके केंद्रक में उपस्थित होता है। केंद्रक किन किन चीजों से बेटा मिलकर बना होता है, केंद्रक बना होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन आप जानते हैं, प्रोटॉन की क्वालिटी है बेटा, प्रोटॉन होता है धनावेशित, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है, जो कैसा होता है बेटा, ऋणावेशित होता है। एक स्टेप्स आपकी पूरी हो गई। अब क्या है, यदि किसी कारणवश किसी भी परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, इन कक्षाओं से, घूमती हुई कक्षाओं से बेटा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही उस परमाणु पर धनावेश क्या होता है बेटा, उपस्थित हो जाता है या आ जाता है। आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इस प्रकार, जब किसी कहानी आप लिखेंगे आवेशित होता है, इस प्रकार, पैराग्राफ चेंज कर दें, आप लिखेंगे इस प्रकार, जब किसी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार जब किसी परमाणु से में से कोई एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, जब किसी परमाणु से कोई कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, कोई एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, अधिक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अधिक इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो आप समझ पाए, यदि किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो वह परमाणु कैसा हो जाता है, धनावेशित, तथा उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला परमाणु बेटा कैसा हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। यही है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। समझ पाए, निकाल दिया जाता है तो निकालने वाला परमाणु धनावेशित तथा ग्रहण करने वाला परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। निकाल दिया जाता है तो निकालने वाला परमाणु कैसा हो जाएगा, निकालने वाला परमाणु हो जाता है आपका परमाणु धनावेशित निकालने वाला परमाणु धनावेशित तथा ग्रहण करने वाला, कैसा, ग्रहण करने वाला परमाणु कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। कन्फर्म। पुनः जरा समझे, हमने आपको क्या बताया, चित्र आपके सामने बना रहेगा, थोड़ा समझते हैं।
कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहानी है बेटा कि जो विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, विद्युत आवेश का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है, कहता है कि प्रकृति में जो भी पदार्थ बेटा पाए जाते हैं वह पदार्थ किनसे बनकर बने होते हैं बेटा, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो परमाणु हैं बेटा होते हैं, परमाणुओं का जो समस्त भार होता है, कैसा भार, समस्त भार कहाँ पाया जाता है, उसके केंद्रक में पाया जाता है। कन्फर्म, जो केंद्रक होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, समस्त भार केंद्रक में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस केंद्रक को ही हम बोलते हैं बेटा नाभिक। नाभिक में आपकी दो चीजें उपस्थित रहती हैं, कौन कौन सी चीजें, यह नाभिक दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नाभिक में दो चीजें उपस्थित होती हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो कैसा होता है बेटा, धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तथा परमाणु की बाहरी कक्षाओं से, कहाँ से बेटा, तथा परमाणु की बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जो कैसा होता है बेटा, ऋणावेशित होता है। जो इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षाओं में बेटा चक्कर लगाएंगे, हमेशा ही बेटा इलेक्ट्रॉन नाभिक की बाहरी कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, उन पर आवेश भी बेटा कैसा रहता है, हमेशा ऋणावेशी रहता है। अब कहानी यहां से शुरू होती है कि यदि किसी कारणवश इस प्रकार जब किसी परमाणु से या किसी परमाणु से हम एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को, किसी कोई दूसरा परमाणु हम कोई बनाकर रखें, जरा समझें, एक परमाणु अन्य और बना दें, इसको यदि यह पहले वाले परमाणु से हम यदि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले परमाणु को यदि क्या कर देंगे, हम दे देते हैं या निकाल देते हैं पहले वाले परमाणु से, तो ये तो बेटा हो जाता है धनावेशित। कैसा हो जाता है, धनावेशित। निकालने वाला परमाणु धनावेशित, जबकि ग्रहण करने वाला कैसा, ग्रहण करने वाला परमाणु कैसा हो जाता है बेटा, ऋणावेशित हो जाता है। यही सिंपल सी प्रक्रिया है, आप समझ पाए होंगे। कन्फर्म है। यदि किसी कारणवश या जब किसी परमाणु से आप एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, निकालते हैं, तो निकालने वाला जो परमाणु होता है वो धनावेशित हो जाता है, जबकि ग्रहण करने वाला बेटा परमाणु कैसा हो जाता है, आपका ऋणावेशित हो जाता है। यही आपका विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। अब आप अगली हेडिंग क्या समझेंगे, समझ में आया होगा, कन्फर्म समझ में आया होगा। अब आप देखते हैं अगली हेडिंग, इसको जरा रेज करें, जब तक आप इसको थोड़ा सा नोट करें। मैंने पहले ही बता रखा है आपको, या आपको बेटा रोक रोक के नोट कराते हुए, नोट साथ साथ बनवाते हुए हम चलेंगे। टाइम भले ही लगे कोई दिक्कत नहीं, ताकि किसी भी प्रकार का टाइम आपका बर्बाद आगे ना हो। ये आप पहले समझें, समझने के बाद आप दूसरे बुक से लिखें या पीडीएफ से लिखें। पीडीएफ भी बेटा आपको उपलब्ध कराई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप समझते चलें। यदि कहीं दिक्कत आती है मुझे कमेंट जरूर करें। अगली हेडिंग्स क्या है समझें। अब है अगली हेडिंग, एक साइड में लिखना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या रहना है बेटा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत बेटा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इस डेफिनेशंस को कैसे समझेंगे, तो आप भली भांति जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। आपने 9th में पढ़ा, 11 में भी पढ़ा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है, बस थोड़े में बेटा काम चल जाना है। आपने बेटा पढ़ा है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास जहां हम बेटा पढ़ा रहे हैं प्रकाश आ रहा है, क्या ये डायरेक्टली प्रकाश ऊर्जा है? बिल्कुल नहीं। पहले किस प्रकार की ऊर्जा हमारे पास आई? वैद्युत ऊर्जा। कैसी ऊर्जा आई बेटा? वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हमने किस में कर दी? प्रकाश ऊर्जा में। एक रूप से दूसरे रूप में हमने क्या कर दिया बेटा? कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार से
आवेश संरक्षण का सिद्धांत रहना है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे क्या किया जाएगा, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बेटा स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब यदि किसी एक वस्तु के पास कोई आवेश है तो हम किसी दूसरी वस्तु को, या किसी एक पदार्थ के पास यदि कोई आवेश है तो किसी दूसरे पदार्थ को बेटा हम आवेश उसे दे सकते हैं। स्थानांतरण का अर्थ होता है कि एक से दूसरे तक पहुंचाना, एक से दूसरे तक पहुंचाना। पुनः जरा समझें, जिस प्रकार से बेटा आपने पढ़ा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा है कि ऊर्जा को, भाई समझे, थोड़ा सा समझने के लिए, ऊर्जा को क्या नहीं कर सकते आप, ना तो बेटा उत्पन्न कर सकते थे आप, क्या नहीं कर सकते, उत्पन्न। अब जरा ध्यान दें, ना तो ऊर्जा को आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं बेटा आप उसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि करते थे आप एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स दिया, एग्जाम्पल्स आपके समक्ष है, घरों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। जैसे आप गर्मी बेटा स्टार्ट होने वाली है, आपके पास केवल घरों में रहेगी सबसे पहले वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा को आप किस में करेंगे, आप जैसे गर्मी लगेगी आप उस पर आप क्या लगाएंगे, अपने फैन को क्या कर देंगे, चालू कर देंगे आप वैद्युत ऊर्जा से जोड़ते हुए। तो जो वैद्युत ऊर्जा है वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, वायवीय ऊर्जा। इसी प्रकार एक रूप से दूसरे रूप में बेटा बदल गई। इसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ये बेटा आपका हो चुका होगा। अब मैं बेटा इसको रेज कर रहा हूँ। इस संरक्षण के सिद्धांत को बेटा पुनः जरा लिखेंगे, समझेंगे क्या ये हो चुका है, कंफर्म हो चुका होगा, या 1 सेकेंड आप और समय लेना, थोड़ा सा जरा ध्यान दें जब तक। साथ साथ बेटा नोट्स बनाते चलें। क्या है प्रक्रिया, क्या है, पुनः जरा समझें, इसको रेज करते हैं, इसको जरा रेज करते हैं। क्या समझना है बेटा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपको समझना है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आप लिखने वाले हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आप क्या कर सकते हैं बेटा, मैंने बताया अभी। और एग्जाम्पल समझे, यदि कोई एक वस्तु है, यदि इस पर बेटा धनावेश है, अब ये आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स आवेशन की विधियों पर। एक कोई दूसरी वस्तु है या कोई पिंड है, ये बेटा अनावेशित वस्तु है। अब इसको मान रहे हैं बेटा आवेशित वस्तु है, ये बेटा आवेशित है। ये कैसी है बेटा, अनावेशित। कैसी है बेटा, अनावेशित। अनावेशित अर्थ इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक और समझे, आप भी जानते हैं ये क्या है बेटा, मार्कर है, इसका बना है प्लास्टिक का बना, प्लास्टिक का बना बेटा बना है। प्लास्टिक का यदि बना है तो क्या ये कागज के टुकड़ों को भी आकर्षित करेगा। आप देखते हैं खेल खेल में आप इसको बालों पर रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद आप देखते हैं कि ये कागज के टुकड़ों को क्या करने लगता है, स्पर्श करने लगता है। एक हमारे पास एक दूसरा मार्कर है बेटा, क्या इसको बिना रगड़े बालों पर हम कागज के टुकड़ों को इसको स्पर्श कर सकते हैं बेटा, इससे नहीं कर सकते, कदापि नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसके पास बेटा आवेश नहीं है।
इसके पास आवेश आ चुका है। प्रारंभ में नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने घर्षण किया, रगड़ा, इस पर आवेश बेटा आवेश आया। इस आवेश के कारण ही इसने क्या किया, कागज के टुकड़ों को क्या किया, आकर्षित किया। ये पुनः ध्यान दे बेटा, आप पढ़ रहे थे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि यदि आप कोई एक ऐसा पदार्थ या कोई एक ऐसा गोला लें जो कैसा गोला बेटा आवेशित है, एक आप कैसा गोला लेंगे बेटा अनावेशित गोला लेंगे, एक आवेशित गोला, एक बेटा अनावेशित गोला। आवेशित गोले को यदि किसी से स्पर्श कराएं या घर्षण करेंगे तो इस अनावेशित गोले पर भी बेटा आवेश क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा, मतलब एक गोले से दूसरे गोले पर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश नष्ट नहीं होगा बेटा, यदि आप रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, स्पर्श कराते हैं या नजदीक ले जाते हैं, तो ये बेटा आवेश होता है वो नष्ट नहीं होता। तो आप क्या लिखने वाले हैं, आवेश को आप लिखने वाले हैं आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना तो उत्पन्न, पहले आप लिखेंगे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता, क्या किया जा सकता, और ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे क्या किया जा सकता है बेटा, बल्कि इसे एक वस्तु से क्या कर सकते हैं बेटा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित क्या लिखना है बेटा, स्थानांतरित। क्या लिखेंगे, स्थानांतरित। स्थानांतरित किया जा सकता है, यही है बेटा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आप आवेश लेंगे कोई एक, फॉर एग्जांपल यही बना दे हम, कैसे, जैसे आप क्या करेंगे बेटा, आप लेंगे, आप कोई एग्जांपल्स के तौर पर कोई एक आप पदार्थ लें जिस पर कैसा है आवेश, हम मान रहे हैं सपोज धनावेश। यदि एक कोई दूसरा गोला ले, ये कैसा है बेटा, ये तो है बेटा आवेशित, कैसा है आवेशित, ये कैसा है बेटा अनावेशित, ठीक है। एक अनावेशित गोला ले, एक आवेशित गोला ले, तो क्या कर सकते बेटा, इस आवेश को इस स्थान तक बेटा स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात इस पर भी धन आवेश उत्पन्न हो सकता है, इस पर भी कैसा हो सकता है बेटा, धन आवेश उत्पन्न हो सकता है। क्या बात आपको समझ में आई, कन्फर्म समझ में आई होगी कि भाई आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक
एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर बेटा क्या किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित ही किया जा सकता है, उसे उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता। अब आप अगली हेडिंग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण हेडिंग, विद्युत आवेशों की योज्यता सिद्धांत। क्या है अगली हेडिंग, अगली हेडिंग है बेटा विद्युत आवेशों का की योज्यता। क्या है योज्यता सिद्धांत, क्या है योज्यता सिद्धांत, समझें जरा। विद्युत आवेशों का योज्यता सिद्धांत, इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, इसके लिए पहले आपको एक निकाय बनाना होगा। आप सपोज करेंगे बेटा आपने एक निकाय बनाया सबसे पहले, चलो बेटा हम पहले एक निकाय बना लेते हैं। हमने मान लिया बेटा एक ये निकाय है, निकाय में बेटा बहुत सारे आवेश हैं, Q1 आवेश प्लस का माना, माइनस का Q2 आवेश हमने माना, Q3 आवेश प्लस का फिर कहा हमने चलो Q4 आवेश। इतने सारे आवेश इस निकाय पर उपस्थित हैं। तो विद्युत आवेश का जो योज्यता सिद्धांत कहता है कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। पुनः समझे, ये टोटल आवेश यदि हम माने इनका कुल आवेश कितना है बेटा, Q है, क्या है ये, क्या है बेटा कुल आवेश। तो किसी निकाय में, किसी बेटा निकाय में उपस्थित आवेशों का कुल आवेश, किसी निकाय में उपस्थित आवेशों का जो बेटा कुल आवेश होता है, उन आवेशों के योग को भी किस योग के, बीजगणितीय योग। कौन सा योग करना है, बीजगणितीय, गणितीय योग, गणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। शब्द आया बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का अर्थ है यहाँ पर बेटा चिन्ह सहित लेना है, धन है तो धन लेना है, ऋण है तो ऋण लेना है। आप जोड़ना है, जोड़ने का अर्थ है जहां पर ऋण आपका माइनस का आवेश होगा बेटा, वहां पर बेटा धन और ऋण का गुणा करेंगे तो आपका आसानी से ऋण ही आने वाला है। आप लिखेंगे कैसे थ्योरी और कैसा सिद्धांत बनेगा, जरा ध्यान दें। आप लिखेंगे किसी निकाय का, किसी निकाय का, किसी निकाय, किसी निकाय में उपस्थित, किसी निकाय में उपस्थित, किसी निकाय में उपस्थित आवेशों, आवेशों का कुल आवेश, आवेशों का, किसी निकाय में उपस्थित आवेशों का कुल आवेश, कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों, सभी आवेशों के बीजगणितीय, कैसा बेटा, बीजगणितीय, गणितीय, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है बेटा, बराबर होता है। पुनः समझे, यदि आपके पास कोई निकाय है जिस पर बहुत सारे विभिन्न भिन्न प्रकृति के, ये भिन्न भिन्न प्रकृति के आवेश आपके पास हैं, तो उस निकाय का बेटा टोटल आवेश, अर्थात आप क्या कह सकते हैं, अर्थात आप कहेंगे, आप कुल आवेश Q मानेंगे, किसके बराबर, अलग अलग आवेश। आपका पहला आवेश Q1 प्लस का है, दूसरा आवेश माइनस का है तो Q2, तीसरा आवेश पुनः प्लस का है तो आपका प्लस का रहेगा, चौथा आवेश प्लस का है बेटा, प्लस का ही रहने वाला है। ये क्या है बेटा, कुल आवेश। कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही है विद्युत आवेशों का योज्यता सिद्धांत, विद्युत आवेशों का बेटा योज्यता सिद्धांत। ये भी आपको समझ में आया होगा।
अब आप क्या पढ़ेंगे बेटा, अब आप पढ़ेंगे एक और महत्वपूर्ण हेडिंग्स, आवेशों का क्वांटीकरण। अति महत्वपूर्ण हेडिंग बेटा, जरा ध्यान दें। क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण। क्या भाई? क्वांटी 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 क्वांटीकरण क्वांटीकरण। एक तो ये नाम हो सकता है, दूसरा इसका नाम होता है या परमाणविकता। दूसरा नाम क्या होता है बेटा? परमाणविकता। परमाण परमाण परमाणिकता। क्वांटीकरण नाम आ सकता है या परमाणिकता आता है नाम। किसका बेटा? आवेशों का। क्या है ये सिद्धांत? समझे। सिंपल सी परिभाषा है बेटा इसकी। कैसे समझे जरा इसको। आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण कहता है कि प्रकृति में आवेश सदैव एक नियत, प्रकृति में आवेश तो पाए जाते हैं, कन्फर्म है। प्रकृति में जो जो आवेश पाए जाते हैं उन पर एक विशेष सिद्धांत लगता है। क्या है सिद्धांत? प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित, एक शब्द है बेटा, एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं। क्या है? इस प्रकृति में जो भी आवेश पाए जाते हैं उनका एक, उन पर क्या होता है सिद्धांत? सिद्धांत ये कहता है कि प्रकृति में जो भी आवेश पाए जाते हैं एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं। इस न्यूनतम मान को ही हम बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। समझे जरा क्या कहता है सिद्धांत। तो प्रकृति में आप लिखेंगे, प्रकृति में आवेश सदैव, प्रकृति में क्या लिखेंगे बेटा? आवेश। प्रकृति में बेटा क्या लिखेंगे आप? आवेश सदैव एक न्यूनतम, क्या कहेंगे? सदैव एक न्यूनतम, एक निश्चित न्यूनतम, क्या कहेंगे? एक निश्चित न्यूनतम मान के, सदैव एक निश्चित, आप पहले शब्द आपको निश्चित करना पड़ेगा, निश्चित। इसके बाद आप शब्द क्या कहेंगे आप? निश्चित न्यूनतम पूर्ण गुणज के रूप में। किसके रूप में बेटा? न्यूनतम मान के, एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में। समझे जरा थोड़ा सा। और प्रकृति में आवेश सदैव, अंडरलाइन करेंगे इस बात को, किस बात को? कि प्रकृति में जो आवेश होते हैं वो सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं बेटा? गुणज के रूप में पाए जाते हैं या उत्पन्न होते हैं, के रूप में उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है। इस न्यूनतम मान को ही हम क्या बोलते हैं? इस आवेश का, इसे ही हम आवेश का क्या बोलते हैं? क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। इस न्यूनतम आवेश को हम इस मौलिक से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। चलो ध्यान दें। क्या है कि प्रकृति में जो आवेश पाए जाते हैं सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम क्या कहते हैं? आवेशों का। जिन्हें हम बेटा किसका? आवेशों का क्वांटीकरण क्या कहते हैं बेटा? क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता की जगह परमाणुकता होना चाहिए, परमाणु इस तरीके से होना चाहिए मेरे हिसाब से, परमाणुकता कहते हैं।
जिन्हें हम आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं, इस निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज को। ये जो न्यूनतम मान होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बेटा, समझें। आप इसको जरा जब तक नोट करें। आपका हो चुका होगा या स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। थोड़ा सा बेटा और डिस्कस करना है, इसको जरा रेस्ट करते हैं। कहता है आवेशों का जो क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं, जो न्यूनतम मान होता है, इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? आवेश को ई कहते हैं कि न्यूनतम मान। नोट पर आप ध्यान देंगे बेटा, किस पर? इस न्यूनतम मान को इस न्यूनतम आवेश को हम ई कहते हैं। मान नहीं बेटा, क्या है? इस न्यूनतम आवेश को स्मॉल ई कहते हैं। ये ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ये आपको। इसके बाद आप जानते हैं, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? धन ऋण NE। ये आपने फार्मूला हाई स्कूल लेवल में भी पढ़ा, इंटर में आपको दोबारा देखने को बेटा ये मिल रहा है। ये है बेटा आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता का सिद्धांत। क्या है? पुनः जरा एक बार समझ लें। कहता है प्रकृति में जो आवेश होते हैं, एक निश्चित, पहला काम, एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में, अर्थात जो ई है एक न्यूनतम मान, उसके गुणज के पूर्ण गुणज के रूप में कोई ना कोई संख्या अवश्य ही रहती है। यदि n का मान चाहे आप 1 रखें, 2 रखें, 3, कुछ भी रखेंगे, प्राकृतिक संख्या ही बेटा रहना है। कन्फर्म है? कन्फर्म है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर्स, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।